नमस्कार। तो आज वो ऐतिहासिक दिन जब चंद्रयान-3 अपने मिशन पर सफल हुआ है। चांद पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक हुई। 6:04 पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग हुई और उससे निकलकर प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा। उसकी बात भी हम आगे करते रहेंगे। तो सबसे पहले सेल्फी लेकर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की फोटो आएगी अभी कुछ, और आपको बता दें 14 दिन तक यहाँ पर रहकर तरह तरह की जानकारियां चांद के बारे में मिलेंगी हमें। लैंडर की रफ्तार जब ये परिक्रमा कर रहा था तो आपको बता दें जहाज की तरफ तेज था इसकी गति। जब करीब 6000 प्रति घंटा जिस तरह से एयरप्लेन की रफ्तार होती है, और जब उतरने का समय था तो करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया था। ये हमारे सहयोगी जो हैं पल्लव बागला बता रहे थे। तो आज ये उत्साह का दिन है। ये हम महिला साइंटिस्ट देख सकते हैं पीछे, इसरो के लोग हैं, तमाम आम जनता है जो बहुत खुश है। प्रधानमंत्री का संबोधन सुना आपने, और हमारे सहयोगी निहाल किदवई बेंगलुरु में इसरो मीडिया सेंटर में मौजूद हैं। पहले निहाल के पास ही चलते हैं। निहाल, इतना बड़ा ऐतिहासिक दिन है और जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनके लिए खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि उनकी इस मिशन पर लगातार देश ही नहीं दुनिया भर की नजर लगी हुई थी। बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक पल है। इस क्षण का लंबे अरसे से उनको इंतजार था, और आप देखिए कि 40 दिनों के सफर के बाद चंद्रयान सफलतापूर्वक तयशुदा टाइम के हिसाब से लैंड कर गया। और ये जो कंट्रोल सेंटर है यहाँ पे, अब भी यहाँ पे खुशी का माहौल है। और जब ये लॉन्च हुआ था चंद्रयान, तब जब मैं वहाँ श्रीहरिकोटा में था तो वहाँ पर बहुत सारे परिवार के लोग मिले थे जो ये कह रहे थे कि उनकी माता जी या उनके पिता अगर इसरो में काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, कई दिनों तक वो घर नहीं आते थे, लेकिन उन्हें इसकी कोई बहुत गर्व महसूस होता है कि एक बड़े प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, एक बड़े मिशन से जुड़े हैं। ये मिशन ज़रूर कामयाब होगा। बच्चों की दुआएं थी, परिवार वालों की दुआएं थी, देश भर की दुआएं थी, और इस वजह से देखिए कितने सफलतापूर्वक आसानी के साथ ये लैंडर वहाँ पर चांद पर लैंड कर गया। अब जो इसकी जो दूसरी कड़ी है वो ये है कि अब तकरीबन 6:04 पर लैंडर ने लैंड किया है। अब 2 से 4 घंटा लगेगा जब वहाँ पर जो डस्ट है या चार्ज पार्टिकल है जब पूरी तरह से वो बैठ जाएंगे। इसके बाद रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा और फिर बहुत सारी जांच वहाँ पर शुरू होगी, जिसकी की उम्मीद लगाई गई है, जो लक्ष्य तय करके इस मिशन को वहाँ पर भेजा गया है। और 14 दिनों तक वो लगातार वहाँ पर परीक्षण करेगा, लैंडर और रोवर दोनों। ये 14 दिन जो हैं ये दिन के समय होंगे, चूंकि पृथ्वी का एक दिन चंद्रमा के 14 दिनों के बराबर है, जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया। और इसके बाद रात हो जाएगी। जब रात होगी तो फिर जो टेम्परेचर है वो -180 डिग्री से 230 डिग्री तक चला जाएगा। इसके बाद ये लैंडर और रोवर काम करेगा या नहीं, इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता। यानी 14 दिनों के बाद और 14 दिन हमें इंतजार करना है, और फिर जब वहाँ पर दिन होगा, जब वहाँ पर चार्ज होगा, वहाँ पे लाइट आएगी, और फिर जब सोलर पैनल्स चार्ज होंगे, तब देखना है कि ये दोनों जो संयंत्र हैं ये यंत्र काम करते हैं या नहीं करते हैं। उम्मीद की जा रही है कि अवश्य ये काम करेंगे, लेकिन 14 दिन का लक्ष्य है कि 14 दिनों में सारे लक्ष्य हासिल कर लिए जाएंगे जिसके लिए चंद्रयान को वहाँ पर भेजा गया है। तो अब ये देखना है कि अब कितनी देर में रोवर बाहर आता है। सबकी नज़र लगी हुई है, लेकिन इस वक्त देश भर में खुशी का माहौल है। दुनिया के कई सारे जो स्पेस साइंस से जुड़ी हुई एजेंसियां हैं जो कोलैबोरेशन के साथ काम करती हैं, सबकी नज़र इस पर थी, और वो लगातार वो ट्रैक कर रहे हैं, और सब कुछ तयशुदा कार्यक्रम के हिसाब से हुआ। जब यहाँ पर लैंडर की लैंडिंग की प्रक्रिया साढ़े 11 से 15 मिनट की, उस वक्त भी देखे कि सारे वैज्ञानिक कितने कंपोजिट थे, कितने खुश थे, और उन्हें पूरा एक कॉन्फिडेंस था कि इस बार गड़बड़ नहीं होगी, और इस बार गड़बड़ी नहीं हुई, और सफलतापूर्वक हमारा चंद्रयान चांद पे लैंड कर गया। देश के लिए खुशी की बात है और गर्व की भी बात है। जी, आप बिल्कुल उत्साहवर्धक वहाँ से तस्वीरें दिखाते रहें। तो ये आज ऐतिहासिक पल है हम सब के लिए। हमारे साथ बड़े वैज्ञानिक हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ गए। प्रज्वल शास्त्री, अंतरिक्ष विज्ञानी, वरिष्ठ एस्ट्रोफिजिस्ट हमारे साथ है। डी रघुनंदन, सदस्य दिल्ली साइंस फोरम, हमारे साथ इस समय स्टूडियो में है। मुझे बताया जा रहा है पीयूष पांडे, पूर्व निदेशक नेहरू तारामंडल मुंबई से हमारे साथ है। दिव्यांशु पोद्दार अभी हमारे साथ, फाउंडर रॉकेटियर्स भी हमारे साथ है। लेकिन पहले रघुनंदन सर, क्योंकि आप सबसे पहले आ गए थे और आपने वो लाइव हम सब लोग देख रहे थे, बात कर रहे थे, एक बहुत ऐतिहासिक पल हमारे वैज्ञानिकों के लिए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आज का दिन। बिल्कुल है।
वैज्ञानिकों के लिए उपलब्धि है, और मेरे ख्याल से हमारी जो चेष्टा रही है इतने सालों से उसके लिए भी उपलब्धि है। मुझे लगता है कि हम एक नए दौर पे हैं अंतरिक्ष के काम पे। अभी तक 3 दशक हुए हैं, इतने सारे हमने सैटेलाइट भेजे हैं इत्यादि। ज़्यादातर हमारी नज़र पृथ्वी की तरफ ही रही है। हमारे रिसोर्सेज वगैरह को ढूंढने के लिए रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल किया है हमने, आपके चैनल्स के कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट्स उपग्रह लगाए। अब चंद्रयान 1, 2, 3, मंगलयान इत्यादि में हमारी नज़र अब बाहर की तरफ है। अब कितना वो हमारे अंतरिक्ष के काम को बदलता है, किस दृश्य से हमें देखते हैं, मेरे ख्याल से इस पे अब समय आ गया कि थोड़ा सा सोच विचार। बहुत बड़ी बात आपने कही कि अब हम चांद की ओर देख रहे हैं, अभी तक हम धरती की ओर देख रहे थे। प्रज्वल मैम, आपसे कि ये उपलब्धि चांद के हम बारे में क्या क्या पता करना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इससे हमारे वैज्ञानिकों को क्या ज्ञान हासिल होगा? तो इसमें काफ़ी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहले तो वो प्रपंचन मॉड्यूल जो किया जाता है, एक्चुअली ऑर्बिटर है, वो जितना फ्यूल है उतना तक वो घूमता रहेगा। वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है, शेप इज द एक्रोनिम। तो वो ज़मीन के रिसर्च करेगा। ज़मीन के एटमॉस्फेयर से जो रोशनी आएगा उसका स्पेक्ट्रम और उसका पोलराइजेशन, इसको स्टडी करेंगे। उसका मकसद ये नहीं है कि कुछ नया नॉलेज आए ज़मीन के एटमॉस्फेयर के बारे में, लेकिन हमारे मतलब सारा ह्यूमैनिटी के जो खोज है एक्सोप्लैनेट्स के, मतलब जो अलग सोलर सिस्टम, अलग प्लैनेटरी सिस्टम्स में जो प्लैनेट्स है उनके स्टडी में उनके एटमॉस्फेयर का स्टडी किया जाता है। तो उसके लिए ये मदद होगा, क्योंकि वो स्टडी में जो सिमुलेशंस किया जाता है उसको समझने के लिए जमीन के एटमॉस्फेयर के स्पेक्ट्रम ऑफ पोलराइजेशन हमको मदद करेगा। वो एक है जी, वो 15 दिन चलता रहेगा वो ऑर्बिटर में जी। फिर ये जो लैंडर है उसमें कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और रोवर जो है जो सेपरेट हो जाएगा और थोड़ा घूमेगा, उसमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो रोवर के इंस्ट्रूमेंट्स एक्चुअली मून डस्ट को लेके उसके कॉम्पोजिशन, क्या एलिमेंट्स, क्या कंपाउंड्स है, उसको एनालाइज करेगा। और जो लैंडर में है 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक तो चांद के जो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर है उसमें चार्ज पार्टिकल्स, उनके प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बारे में नया चीज़ जानना, वो उसका मकसद है। और फिर एक लेज़र रेंजर है जो ज़मीन और चांद के बीच का डिस्टेंस को मेजर करता रहेगा और लगातार उसमें बदलाव कैसे रहेगा वो स्टडी करता रहेगा। और फिर चलिए धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तो जो चांद का कॉम्पोजिशन है, मिनरल्स हैं, तमाम उसकी एटमॉस्फेयर है, उसके ऊपर जानकारी हमें मिलेंगी। पीयूष पांडे, पूर्व निदेशक नेहरू तारामंडल, हमारे साथ हैं। सर, बहुत सफलता और ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक पल है हम सबके लिए। आपका क्या नजरिया इस पे, क्या हासिल भारत ने, क्या मुकाम हासिल किया है आज? जी, पहली बात तो 15 साल में हमने तीसरी बार चांद पर जाने की कोशिश की और सफलतम हम इस बार रहे। अब हमें देखना होगा प्रतिदिन कि इसके रोवर और लैंडर की स्वास्थ्य की जानकारी हमें मिलती रहे। और उन्होंने कुछ प्रयोग करने हैं जिनकी चर्चा कई सारे वैज्ञानिक, पल्लव जी और कई लोग कर चुके हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता। वो प्रयोग किए जाएंगे, पर कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य ये देखना है, ये अपनी क्षमता दिखाना है, क्षमता बनाना है कि हम अंतरिक्ष में किसी दूसरे फील्ड में जाकर, देखिए एक चीज याद रखिए, इसरो ने लॉन्च करने की, सैटेलाइट लॉन्च करने की बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुका है। विदेशी सैटेलाइट भी उसने लॉन्च किए, पर ये किसी बाहरी फील्ड पर जाकर धीमी गति से उतरना, ये पहली बार हमने प्रयास किया। और एक चीज मैं थोड़ा नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, चांद पर लहराया तिरंगा। मैं आशा करता हूँ आप इसको एक मुहावरे के तौर पर लिख रहे होंगे, क्योंकि लहराने का तो वहाँ हवा है नहीं। तो आने वाले दिनों में हमें ये जो आज की उपलब्धि है, इसी की सीढ़ी बनाकर हम आगे अंतरिक्ष में बढ़ेंगे। एक उत्साहवर्धन जो है
हमेशा बहुत जरूरी होता है। वो आज की घटना ने हमारे सारे वैज्ञानिकों को, भारतवासियों को दिया होगा। बिल्कुल, जो ये उत्साह की बात करें, क्योंकि एक एक मिनट 5:45 से लेकर 6:04 तक सबकी नजरें उस पे थी। दिव्यांशु, आपसे वो जो हमारे विज्ञान के तौर पर चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया था, और जो ये हमने सफलता हासिल की है, इसके माने ये कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बहुत अनुभव हासिल किया है। जो चंद्रयान 2 से 3 पर ये सफलता हासिल हुई है, अपने आप में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे खुद स्वदेशी इसरो के लिए। तो ये जो सफलता है ये डेफिनेटली बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सभी वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ सीख पाई चंद्रयान 2 से, और जिसको यूटिलाइज करके हमारे जो मॉडिफिकेशंस थे, जो और हमने रोबस्ट सिस्टम बनाया, वो अब जाके सक्सेसफुल हुआ है। और ये मेरे लिए तो बहुत ही बिटर स्वीट है, क्योंकि आज जब इसरो की लाइव स्ट्रीम हम देख रहे थे, तो वो लाइव स्ट्रीम देखते हुए मेरे को ये दिख रहा था, साथ साथ में हमारे कॉलेज के एल्यूमिनाई ग्रुप पे हम लोग एक गेम खेल रहे थे कि कितने एल्यूमिनाई हम ढूंढ सकते हैं। तो मेरी क्लास के कम से कम 15-20 लोग जो हैं इस टीम में जुड़े हुए थे, और कई सारे लोग जो मेरे बहुत ही करीबी हैं, वो सभी इससे कंट्रीब्यूट कर रहे थे इस मिशन में, और उनके साथ बात करते हुए, उनकी खुशी में जुड़ते हुए जितना अच्छा महसूस अभी हो रहा है, इसको बयान करना बहुत मुश्किल है। और ये बहुत ही एक ऐतिहासिक पल, जिसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो मेरे काफी करीबी हैं, तो बहुत ही ज्यादा गर्व का फीलिंग। और ये एकदम जो है इंडिया की स्पेस कैपेबिलिटीज का जो दबदबा है, वो अलग मुकाम पर पहुंचेगा इस मिशन के सक्सेस के बाद। जी, यही एक बहुत अहम मसला भी है। रघुनंदन सर, आपसे ये मैं समझना चाहूंगी कि ये सफलता हमने हासिल की है, लेकिन वो पल जब हम 5:45 से लेकर 6:04 के बीच देख रहे थे, वहां पे भी तभी भी कुछ हो सकता था, लेकिन सफलता हमने हासिल की। भले ही दुनिया में भी चीजें हासिल हुई हों, लेकिन ये दक्षिणी ध्रुव के करीब ये उतरा है, ये भी अपने आप में इसमें अनूठा है। तो अगर हम अपनी इंटरनल, अपने स्वदेश की हम विज्ञान देखें, उसकी सफलताएं या वो कहाँ पहुंचा, उसके लिए अपने लिहाज से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। जी बिल्कुल उपलब्धि है, और इसमें हमने प्रयत्न बहुत किया है, कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि हमने अपनी गलतियों से सीखा है जी। और एक तो है गलतियों से सीखना, दूसरा है कि गलतियों से सीख के उसके सबक को लागू करना। तो दोनों चीज़ों में मेरे ख्याल से हमने बहुत सफलता दिखाई है, प्रयत्न किया है, और इसमें हमने इतनी सारी तब्दीलियां की हैं लैंडर पे, उसके सॉफ्टवेयर पे, उनके एल्गोरिदम्स पे, इतनी उसकी जो प्रोग्राम दी है लैंडर को, कि एक बार जब ऑर्बिट से उसको उतरने की आज्ञा दे दी, उसके बाद तो वो जो 20 मिनट का है वो सब उसी के हाथ में है। बिल्कुल। यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता था। तो उसमें उसको भी प्रोग्राम करके उसको आज़ादी दी है कि आप सिग्नल्स लो, उसको पहचानो, उसके आधार पे अपने लैंडिंग को ठीक से करो। और very soft landing, and it actually achieved most of the nominal conditions for the landing, including the velocity of touchdown. In fact, I didn't get it exactly. Possibly my team will be able to tell them. The velocity was far less than 2 meters per second. It actually gives us a lot of confidence that the health of the craft will be very good, and we'll be able to continue with the experiments, including the Pragyan rover coming out and then doing all the experiments. So we are looking for very, very exciting 14 days from now for Chandrayaan 3. And as Honorable Prime Minister has mentioned, it is not Chandrayaan 3 alone. It is for future scientific exploratory missions. This is the beginning of a golden era. That is a message I get from what our Prime Minister told. So we are looking for launch of Aditya L1 now next month, and also the launches of many other science missions, including the mission for the human spaceflight as well. So thanking each one of you for your support, and I cannot tell you the type of that excitement that is created in the whole of India. Every school child, every school, every village, every mohalla is excited by the showcasing of this landing videos and broadcast, and all of them are praying
having lot of pujas and homas and other methods of prayers suitable for each one of them for the success of this mission. And I want to thank each one of you for your excitement, your love for the nation and for whatever we achieved today. It's all dedicated to yourself and for your courage and strength to support us. Thank you so much. ISRO is planning many missions in the coming days. Our immediate mission is Aditya L1, and Aditya L1 spacecraft is a mission to study the sun, especially the corona of the sun, the processes that take place. The satellite is called Aditya L1. It's already integrated and it has moved to Sriharikota, and possibly it will be integrated with a rocket maybe today, tomorrow. And we are planning to have a launch in the first week of September. Everything is going as per plan, and after the launch, and this launch will go to an elliptical orbit, and from that it will travel to the Lagrangian L1 point, which will take almost 120 days plus. It will be placed in that orbit, and it will do continuous observation of sun unobstructed by the sun, moon or earth. So that is what we are trying to do. There are 7 instruments on board Aditya L1. Now let me complete some more of the missions. The next mission which you are trying to do is the Gaganyaan abort mission demonstration using a test vehicle. For this also the preparations are very well going on. We are targeting to have it on in the end of September or possibly first week of October. So everything is going as per plan. After that we have a GSLV mission for INSAT 3DS, the weather forecasting mission. We also have a mission in PSLV which is scheduled now. And we also have to have the SSLV D3 mission, which is the third development flight of SSLV. So this much is for a short time of next 3 months. And further years I should not announce at this moment because we are working very hard to achieve those targets. Thank you so much. तो हम देख सकते हैं उत्साह कितना है इसरो में। जो वैज्ञानिक हैं, अगला मिशन बता रहे थे आदित्य L1 जो सूर्य के बारे में है, और हमारे साथ प्रज्वल शास्त्री मैम हैं। मैम, जो अब आगे के मिशन है, एक तरह से लग रहा है कि जो स्पेस मिशन है हमारे, गगनयान की भी बात करी जो हम बात करें, हालांकि उसमें कुछ रुकावट आई थी, लेकिन बहरहाल आज गगनयान का भी जिक्र हो गया, आदित्य L1 का भी जिक्र हो गया। तो यानी कि जो हमारे अब इसरो है वो एक्टिवेट हो गया है, जो हमारा वैज्ञानिक जगत एक तरह से माना जाए मिशंस को लेकर एक्टिवेट हो गया है। तो एक बात है कि ये जो कैपेबिलिटीज बिल्ड हो गया है, तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी कि स्पेस टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी है। तो उम्मीद है कि वो कैपेबिलिटी और वो लिवरेज करके हम एक नया माहौल तैयार करें, बिकॉज नॉलेज इज़ अ पब्लिक गुड। तो उस फ्रेमवर्क को लेके मेक नॉलेज अ पब्लिक गुड, मेक स्पेस एक्सप्लोरेशन अ पब्लिक गुड, मतलब उसमें सब वॉइसेस होना चाहिए। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क में किसी का वॉइस नहीं रहता, सिर्फ ये रहता है कि नेशनल एफर्ट्स होते हैं और एक दूसरे से कोऑपरेशन नहीं होते हैं। लेकिन मॉडर्न साइंस का ये फंडामेंटल थीम है कि जब इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस होते हैं तब साइंटिफिक प्रोग्रेस बहुत जल्दी होता है। तो ये जिम्मेदारी को लेके अगर हम ऐसे माहौल को बना सकते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। गगनयान और चंद्रयान में फ़र्क है, क्योंकि चंद्रयान में ज़्यादातर साइंटिफिक गोल्स हैं कि सरफेस क्या है चांद का, उसका कॉम्पोजिशन क्या है। तो इसके वजह से हम जो नतीजा आएंगे उससे हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे आइडियाज़ जो है कि चांद कैसे बने, तो वी कैन टेस्ट दोज आइडियाज़। अपोलो मिशन का वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि चांद के फॉर्मेशन के जो हाइपोथेसिस थे उनमें से इट कुड sort of make a clear selection of one of them। बिल्कुल, और तब से अब तक क्या बदलाव आया है वो भी हमें पता लग पाएगा। हाँ, तो ये जो चंद्रयान है वो दूसरे जगह से सैंपल्स लेके चांद के दूसरे जगह से हमको कॉम्पोजिशंस बताएगा। सो दैट विल बी अनदर टेस्ट, ये जो हाइपोथेसिस है। लेकिन गगनयान इज अबाउट पुटिंग ह्यूमंस इनटू स्पेस एक्सप्लोरेशन। वो एक काफ़ी अलग चीज़ है, उसमें साइंटिफिक रिजल्ट्स होना कम है,
क्योंकि सब फोकस इस पे रहेगा कि ह्यूमंस को कैसे सेफ तरीके से कहीं और भेजें। और मेरे ख्याल से इट इज़ सॉर्ट ऑफ इन कंपटीशन विद द रोबोटिक अप्रोच, क्योंकि हमारे रोबोटिक्स इतने एडवांस्ड हैं कि अगर हमको साइंटिफिक रिजल्ट्स चाहिए तो काफ़ी कुछ मकसद के लिए रोबोट्स को भेजें तो ज़्यादा साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी रहेगा। तो ये भी एक सवाल है, उसके लिए उसका भी हम सोचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज़, हाँ वो भी है कि रोबोट्स को भेजें, लेकिन एक अपने आप में सरकार की सोच है कि ये मानव को भेजा जाए और उसकी तैयारी भी बहरहाल हो रही है। तो सर अब जो एक तरह से हम पहले पढ़ रहे थे कि 14 दिन तक जब ये विक्रम लैंडर रहेगा, रोवर वहाँ पे प्रज्ञान रहेंगे, तो सेल्फीज दोनों लेके भेजेंगे, क्योंकि सेल्फी वर्ड ऐसा है कि आम आदमी समझता है कि किस तरह से, लेकिन ये बहुत इन्फॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि सेंसर्स लगे हैं इसमें, कैमराज लगे हैं अपने, वहाँ पे किस तरह से ये काम करेंगे उस एनवायरनमेंट में, ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो अब हम आगे क्या देख रहे हैं अपने प्रज्ञान से या लैंडर से इन्फॉर्मेशन को लेकर? अभी तो प्रज्ञान और लैंडर का प्रज्वल ने बताया है कि वो क्या क्या चीज़ देखेंगे। हाँ। ख़ास करके वो चांद के ऊपर से जो डस्ट और मिनरल, जो मून डस्ट है, जी। जो सरफेस में जितने पदार्थ है उसको ढूंढेगा, देखेगा क्या मिल रहा है, क्या मिल सकता है। पानी का देखेंगे कि कितना है, कितना निकाला जा सकता है, बर्फ़ के अंदर है, लिक्विड है, इसको देखेंगे। इसका इस जानकारी का इस्तेमाल क्या होगा, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मालूम पड़े कि हमने खोज भी लिया कि फलाने फलाने पदार्थ हैं वहाँ पे, तो अगला क्या हम उन पदार्थों को निकालने की कोशिश करेंगे? अगर निकालेंगे तो किसके पदार्थ होंगे? देश का पदार्थ होगा या दुनिया का पदार्थ होगा? उससे प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हो सकता है। ये बहुत बड़े सवाल है जी। खास करके क्योंकि हम पृथ्वी के बाहर जाके ऐसी चीजों को कर रहे हैं, तो ये कई सारे ऐसे सवाल उठाता है कि इसके लिए बहुत जरूरी है। एक जमाने में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जी कि बाहर में, अंतरिक्ष में उसका जानकारी और उसका इस्तेमाल कैसे हो। मेरे ख्याल से उस पर एक नज़र दोबारा से डालने की ज़रूरत है। बाकी सब देश मिलें और उसके बारे में बात करें, क्योंकि अगर हमने इसको छोड़ दिया कि हर देश जाए और अपने वहाँ पे खोदे और ढूंढे और पदार्थ निकाले, फिर तो मेरे ख्याल से जैसे हम अपनी धरती को आज नष्ट कर रहे हैं इस प्रकार के काम से, ऐसा ना हो कि हम अब चंद्रमा में भी उसी प्रकार के काम को हम शुरू करें। बिल्कुल, और जैसे प्रज्वल मैम ने कहा कि एक जिम्मेदारी भी है और भारत की अब आवाज़ भी होगी। ये अभी तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की इस बारे में आवाज़ नहीं थी, लेकिन अब आवाज़ होगी कि दुनिया के हित के लिए, लोगों के हित के लिए कदम उठाएं। मुझे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ से फोन पे बातचीत की है, वो दिखानी है, तो आइए दिखाते हैं आपको। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है, और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए, और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। तो प्रधानमंत्री ने जोहानिसबर्ग से इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ से फ़ोन पर बातचीत कर कर उनको शुभकामनाएं दी। ये जो महिला पावर है, जो हमारी महिला वैज्ञानिक हैं, द वुमेन पावर बिहाइंड दिस, ये वो तस्वीर हम एक तरह से कह सकते हैं। तो प्रज्वल मैम, आपसे अब आगे आप किस तरह से इस मिशन को देख रही हैं? क्या क्या की पॉइंट्स जो है हमारे वैज्ञानिक समुदाय को मदद कर सकते हैं ऐसे मिशन जब सफल होते हैं?
क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिस पर पुरजोर तरीके से जोर देने की ज़रूरत है। अब अगर हमारे साइंटिस्ट सफल हो रहे हैं, दिख रहे हैं इस तरह से सफल होते हुए, किस तरह का ये क्षेत्र में ये मसला है जो आगे बढ़ेगा? ये जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें काफ़ी कुछ ट्रायल बेसिस पे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। तो मैंने बताया कि जो ऑर्बिटर हैं उसको वो प्रोपल्शन मॉड्यूल कहते हैं, उसमें भी एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका रिजल्ट्स काफ़ी कुछ बड़ा स्कोप वाला है, क्योंकि एक्सोप्लैनेट सर्च में उसका मदद होने वाला है। और उसमें जो टीम लगे हुए हैं उनके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी कुछ बिग पिक्चर को समझ के उसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो ऐसे छोटे छोटे लगते हैं नतीजे, लेकिन ये काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमारे वाकई में सौर मंडल के लिए द यूनिवर्स इटसेल्फ कितने सवाल हैं जो पता ही नहीं है। हाँ, तो उसमें आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सबक है उसमें से कि वही मैं जो कह रही थी कि नॉलेज एक पब्लिक गुड है। हमारे यूनिवर्स सबके हैं। हमारे कार्ल सेगन जो कहते तब कि वी आर जस्ट अ लिटिल ब्लू डॉट। तो वो स्कोप में हम अगर देखें तो हमारे डिविजन्स, हमारे नेशनल बाउंड्रीज, हमारे बाकी कुछ डिविजन्स, ये सब इरेलेवेंट लगते हैं। तो वो सबक को लेके अगर हम आगे बढ़ेंगे और एक कोऑपरेशन और पीस के लिए करेंगे तो बहुत अच्छा। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश रंजन मौजूद हैं। जी रवीश, वहां पे किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और सबको आगे लेके गए और साथ में तो हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, एक ऐसी आपने तस्वीर देखी होगी जब जो है अखबारों में छपा था कि हमारा रॉकेट जो है साइकिल के पीछे था, हमने क्रायोजिक इंजन तक का उसका सफर तय किया। कैसा आज आपको लग रहा है? देखिए, हम लोग चाहे साइकिल पर चल रहे थे या पैदल चल रहे थे, लेकिन सोच हमारी तब भी वैज्ञानिक थी और आज भी वैज्ञानिक है। और इस देश में रहने वाले जितने हमारे ऋषि मुनि थे वो वैज्ञानिक सोच वाले लोग थे। और हजारों साल पहले पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, 9 ग्रह हैं और पृथ्वी फ्लैट नहीं है, ये हमारे वैज्ञानिकों ने तय कर लिया था। तो आज उन सबको नमन और प्रणाम। मीनाक्षी जी आप लाइव हैं, मीनाक्षी जी हैं केंद्रीय मंत्री। हम थोड़ी तस्वीर आपको नेहरू प्लानिटेरियम की दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अभी भी लोग तमाम सारे मौजूद हैं। ये आप देखिए, अभी भी लगातार जो है वो नेहरू प्लानिटेरियम में जो माहौल है वो बहुत उत्साह और जज्बे का है, क्योंकि तमाम सारे जो लोग यहाँ पर हैं वो उस क्षण के गवाह बने हैं। अभी कुछ बैंड यहाँ पर आए हुए थे जो कि गाना गा रहे थे। ये आप देखिए नेहरू प्लानिटेरियम तस्वीर, और आज एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण रहा है यहाँ पर और उसको तमाम सारे मॉडल के ज़रिए समझाए जाने की भी कोशिश रही है। कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम नई दिल्ली से हैं, मिंटो रोड से। इतनी तारीफ करना कम है। सोमनाथ जी की, इसरो चीफ सोमनाथ जी की कितनी भी तारीफ करो कम है, और किसी की तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। 2019 में चंद्रयान 2 को जो फेल्यूर किया गया था ये बिल्कुल गलत था। आज भी ऑर्बिटर उसका इस धरती के ऊपर काम कर रहा है, संदेश दे रहा है कि वेलकम टू द चंद्रयान 3। तो तारीफ करना चाहता हूं कि साउथ पोल पे एक भारत देश जो सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है, उसमें अमेरिका नहीं कर सका या रशिया कर नहीं सका और चाइना भी नहीं कर सका। तारीफ की बात यह है सोमनाथ को। ये बैंड के लोग, कुछ लोग आए हुए हैं जिन्होंने अपना कुछ गीत भी सुनाए। क्या गीत आप लोगों ने भी सुनाया था? और साथ ही साथ हमने जिंदा गाया। एक बार गुनगुना। पर्टिकुलर जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले, गंचा छूटे छूरा काच कर ले, जिंदगी का ये घड़ा ले, एक सांस में चला है, रिश्तियों में क्या है
चट्टान होने वाला है, अंदर काला बाहर काला पर सच्चा है साला, कोयला काला है। Whatever we have targeted, we have achieved it on dot. It was like a simulation what we have seen in real time. It was equivalent to a simulation which is really happening on the power disinterface. So it is it was not an easiest task for you. It's a long-term project which you took on hand. Yes, yes. Do you think